हम आज पढ़ेंगे कंबशन एंड फ्लेम के पूरे टॉपिक्स। बर्निंग ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ कोल में क्या डिफरेंस है? जब दोनों भी जलते हैं तब कैंडल से फ्लेम निकलती है, जब कोल जलता है तो कोल में फ्लेम नहीं निकलती। ये दोनों में डिफरेंस है। अभी कोल में फ्लेम क्यों नहीं निकलती और कैंडल में फ्लेम क्यों निकलती है, ये हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे। ऐसे कौन से मटेरियल है जो विदाउट फ्लेम जलते हैं? तो उसमें एग्जाम्पल है चारकोल जो विदाउट फ्लेम जलता है, दूसरा एग्जाम्पल है कोल, वो भी विदाउट फ्लेम जलता है। और ऐसे कोई भी मटेरियल जो बर्निंग के समय वेपोराइज नहीं होते, ऐसे मटेरियल विदाउट फ्लेम जलते हैं। जिस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, वो डायरेक्ट वेपर फॉर्म में नहीं आता, ऐसे मटेरियल विदाउट फ्लेम जलते हैं। कंबशन क्या है? कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके लार्ज अमाउंट में हीट को गिव अप करता है। ऐसे केमिकल प्रोसेस को हम बोलेंगे कंबशन। कंबशन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होना इम्पोर्टेंट है। वो एक केमिकल रिएक्शन है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल, और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हीट अगर प्रोड्यूस करता है तो ऐसी कोई भी प्रोसेस को हम बोलेंगे कंबशन प्रोसेस। चलो दोस्तों, यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होती है ऑक्सीजन के साथ, दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट होती है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्रोडक्ट मिलता है और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हमको देखने को मिलती है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, जिसमें चारकोल और कोल है। जब कोई भी कार्बन मटेरियल, फॉर एग्जांपल चारकोल या फिर कोल, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, दैट मीन जलता है, उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस होती है। तो हमने देखा कि ये दोनों भी रिएक्शन में, जहाँ पे कम्बस्टिबल मटेरियल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, प्रोडक्ट तो हमें मिलता है, साथ में हीट बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे कंबशन। अभी कौन कौन से मटेरियल है जिसको हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलेंगे या फिर फ्यूल बोलेंगे? ऐसे मटेरियल जिसका कंबशन होता है, दैट मीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं और वो हीट को और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। जो भी एनर्जी बाहर निकलती है वो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट और लाइट दोनों के फॉर्म में बाहर निकलती है। मैक्सिमम जो एनर्जी वो हीट के फॉर्म में बाहर निकलती है। तो ऐसे मटेरियल को, जो कि कंबस्टिबल मटेरियल है, और वही मटेरियल को हम बोलेंगे फ्यूल। हम देखते हैं कि फ्यूल जो हम इस्तेमाल करते होते गाड़ियों में या फिर कोई भी मशीन में, तो हमें वो एनर्जी देता है और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट भी रह सकती है। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे फ्यूल। उसके तीन एग्जाम्पल है, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल में हम देखेंगे कोल और चारकोल है। लिक्विड फ्यूल में हम देखेंगे पेट्रोल और डीजल है। और जो गैसियस फ्यूल है उसमें सीएनजी और पेट्रोल है। अभी ऐसे कौन से मटेरियल है जो नॉन कंबस्टिबल है, मतलब वो जलते नहीं ऑक्सीजन के साथ? हमने देखा कि कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। लेकिन ये जो सब्सटेंस है जिसमें ग्लास है, स्टोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सीमेंट है, वाटर है, आयरन है और ग्लूकोज है, ऐसे जो सब्सटेंस हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होते और उसकी वजह से वो लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी को गिव अप नहीं करते, ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे कंबस्टिबल मटेरियल। भाई इग्निशन टेम्परेचर क्या है? अगर हम डिफरेंट सब्सटेंसेस लेंगे और उनको जलाने की कोशिश करेंगे तो हर सब्सटेंस अलग अलग टेम्परेचर पे फायर को कैच करेगा। अगर हम पेपर लेंगे और कैंडल से उसको जलाने की कोशिश करेंगे तो जल्दी जल जाएगा। अगर हम वुड लेंगे तो वुड को कैंडल से जलाने के लिए हमको टाइम लगेगा।
इसका मतलब पेपर फायर को जल्दी कैच करेगा, मतलब जल्दी बर्निंग उसकी स्टार्ट हो जाएंगी, और वुड की बर्निंग लेट स्टार्ट होंगी। इसका मतलब है कि अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग टेम्परेचर पे बर्निंग होना चालू हो जाते हैं। तो वो जिस टेम्परेचर पे वो बर्निंग होना चालू होंगे वो टेम्परेचर को हम बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर ये लोएस्ट टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच करता है, डेट मीन्स बर्निंग चालू कर देता है, वैसे टेम्परेचर को हम बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर। तो दोस्तों इसको याद रखना कि ये लोएस्ट टेम्परेचर है, ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे वो बर्निंग होना चालू हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर। एग्जाम्पल देखेंगे मैच स्टिक। मैच स्टिक अगर हम कितनी भी देर हाथ में पकड़ के रहेंगे तो फायर को कैच नहीं करेंगे, लेकिन जैसे हम उसको मैच बॉक्स के साइड में रब करते हैं वैसे उसको बर्निंग होना चालू हो जाती है। तो जब हम रब करते हैं मैच बॉक्स के साइड में मैच स्टिक को, तो फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट टेम्परेचर को बढ़ाती। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाता है, तो उसकी वजह से वो कंबस्शन मटेरियल अलग अलग टेम्परेचर पे फायर को कैच करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया वो लोएस्ट टेम्परेचर है जिस पे कोई भी मटेरियल बर्न होना चालू हो जाता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, यहाँ पे केरोसिन है और दूसरा वुड है। अगर हम दोनों को भी कैंडल से जलाने की कोशिश करेंगे तो कैंडल पहले जल जाएंगे, लेकिन वुड को टाइम लगेगा जलने में। इसका मतलब ये है कि केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर जल्दी आ जाता, इसके वजह से वो बर्निंग स्टार्ट कर देता, लेकिन वुड की जो बर्निंग है उसको टाइम लगता क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो हाईली फ्लेमेबल रहते हैं। अभी हाईली फ्लेमेबल वो सब्सटेंसेस क्यों है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है, मतलब कम टेम्परेचर में ही वो फायर को कैच कर लेते, और वो कम टेम्परेचर होने की वजह से वो टेम्परेचर सस्टेन रहता है और वो जो सब्सटेंसेस है वो कंटिन्यूसली जलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल है पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, पेंट्स, ब्यूटेन, जिंक पाउडर, ये जो सब्सटेंसेस है उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, उसकी वजह से वो जल्दी फायर को कैच करते और वो टेम्परेचर सस्टेन रहने की वजह से बहुत लॉन्ग टाइम तक वो फायर को कैच करके रख सकते हैं। फायर कंट्रोल हम कैसे करेंगे? फायर कंट्रोल हमें करना है तो उसके लिए हमको एक तो वाटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर नहीं तो जो पाउडर्स है, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया या फिर पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर फायर को कैसे कंट्रोल करता है। वाटर जो कंट्रोल करता है फायर को, उसके दो फैक्टर है। एक फैक्टर है वाटर का टेम्परेचर जो फायर है उससे कम रहता है, उसकी वजह से जैसे भी हम वहाँ पे वाटर को पोर करते तो वाटर इग्निशन टेम्परेचर से उस कंबस्टिबल मटेरियल का टेम्परेचर कम कर देता है। एक बार उसका इग्निशन टेम्परेचर से कंबस्टिबल मटेरियल का टेम्परेचर कम हो गया तो आग अपने आप में बुझ जाएंगी और वो सस्टेन नहीं रह पाएंगे। दूसरा है जैसे हम वहाँ पे वाटर को पोर कर देते हैं उसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता। एक बार ऑक्सीजन का सप्लाई भी कट हो गया और दूसरा उसका इग्निशन टेम्परेचर भी डाउन हो गया तो फायर अपने आप ही बुझ जाएंगे। 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है कोई भी फायर को प्रोड्यूस करने के लिए। सबसे पहले है फ्यूल, उसके बाद में है ऑक्सीजन और तीसरा है हीट। अगर फायर को प्रोड्यूस करना है तो उसमें ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। विदाउट ऑक्सीजन हम कंबशन नहीं कर सकते, क्योंकि कंबशन के डेफिनेशन में ही ऐसा है कि कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर वो हीट को प्रोड्यूस करता है। अगर कंबस्टिबल मटेरियल दैट मीन्स फ्यूल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होगा तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, तो हम वहाँ पे फायर प्रोड्यूस हुई है ऐसा बोल नहीं सकते। दूसरा हीट ज़रूरी है। हीट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर रीच करने के लिए हमको हीट चाहिए। और फर्स्ट है जो है उसमें फ्यूल है, फ्यूल मतलब कंबस्टिबल मटेरियल, वो होना ज़रूरी। वो तीनों का रोल मैंने जस्ट बताया है अभी।
फ्यूल, इसका मतलब कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस, वो होना ज़रूरी है कोई भी फायर को प्रोड्यूस करने के लिए। ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट होकर हीट प्रोड्यूस करेगा, तो इसका भी होना ज़रूरी है। हीट भी ज़रूरी है ताकि इग्निशन टेम्परेचर को रीच किया जाए। अभी रोल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर आग को कैसे बुझाता है? दो फैक्टर है, उसके दो रोल है फायर एक्सटिंग्विशर के। एक तो ऑक्सीजन का सप्लाई वो कट कर देता है, और दूसरा है इग्निशन टेम्परेचर से जो कम्बस्टिबल मटेरियल का जो फायर है, फायर का टेम्परेचर है वो बिलो इग्निशन टेम्परेचर के नीचे लेके आता। तो ये दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों भी फैक्टर जरूरी है कोई भी फायर को बुझाने के लिए। कंट्रोलिंग ऑफ द फायर कॉज बाय इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से आग लगी हो, या फिर पेट्रोल से आग लगी हो, या फिर कोई ऑयल से आग लगी हो, तो वो ऑयल की आग बुझाने के लिए हम वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके दो रीज़न है वाटर का इस्तेमाल नहीं करने के। एक, वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वाटर में डिजोल्व सॉल्ट होते हैं, आयंस होते हैं, तो उसकी वजह से वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होंगी और वाटर हम इस्तेमाल करेंगे फायर को बुझाने के लिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल फायर, तो जो फायरमैन है उसको शॉक लगने की संभावना ज़्यादा है। अगर वही आग पेट्रोल या ऑयल से होती है तो हमको मालूम है कि वाटर का जो है डेंसिटी वो ऑयल और पेट्रोल से ज़्यादा होती है, इसलिए वजह से वो बॉटम में चला जाता है। बॉटम में जाएंगे तो ऑयल और पेट्रोल वाटर के ऊपर फ्लो करेगा तो आसानी से वो जलेगा। इसलिए इलेक्ट्रिकल फायर हो या फिर पेट्रोल की फायर हो या ऑयल की फायर हो, हम वाटर से उसको नहीं बुझाते। तीसरा है रीजन ऑफ यूजिंग CO2। CO2 हम कैसा अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं कोई भी आग बुझाने के लिए। तो CO2 बीइंग हेवियर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से वो ज़्यादा हेवी रहता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो जैसे हम फ्लश करते हैं उसको CO2 कोई भी कम्बस्टिबल मटेरियल के ऊपर जो आग पकड़ा है, तो वो डायरेक्ट बॉटम में चला जाता है। बॉटम में जाने की वजह से वो ब्लैंकेट की तरह कोई भी आग को ढक लेता है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिकल फायर है, अगर हम उससे CO2 से बुझा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है वो डैमेज नहीं होंगे, कुछ भी हानि CO2 की वजह से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को नहीं होगी। CO2 एक गैस है और प्रेशर के साथ बाहर निकलती है एक्सटिंग्विशर से, तो प्रेशर के साथ बाहर निकलने की वजह से अगर वहाँ पे आग बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो प्रेशर के साथ वो जाएंगी CO2, तो वहाँ पे जो ऑलरेडी एयर है उसको डिस्प्लेस करेंगी, मतलब ऑक्सीजन को भी वो वहाँ से डिस्प्लेस करेंगे। तीसरा है फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 लिक्विड कंडीशन में रहता है और जैसे वो बाहर निकलता है वो गैसेस फॉर्म में बाहर निकलता है। इसका मतलब वो लिक्विड से गैस फॉर्म में आ गया, तो उसका वहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है, और एक्सपेंशन प्रोसेस है कूलिंग प्रोसेस है, तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। मतलब ठंडी CO2 अगर हम कम्बस्टिबल मटेरियल के ऊपर फ्लश करेंगे तो उसका इग्निशन टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। तो ये चार रीजन की वजह से, चार कारण है दोस्तों जिसकी वजह से हम CO2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, अगर CO2 भी यूज़ नहीं करना है और वाटर भी यूज़ नहीं करना है तो हमारे पास और एक ऑप्शन है, वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे कोई फायर में हम ये पाउडर को फ्लश कर देते हैं तो वहाँ पे हीट तो ऑलरेडी रहती है, तो हीट की वजह से ये जो कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोजिशन में हमको जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो है CO2, दूसरा H2O और दूसरा कार्बोनेट मिल जाता है। हमने देखा कि CO2 कैसे बुझाता है आग को, तो वो करने की वजह से यहाँ पे CO2 की वजह से आग बुझ जाएंगी। दूसरा यहाँ पे वाटर है, वाटर का जो कुछ अमाउंट है वो वेपर बन जाता है, और वेपर जो है वो वहाँ के ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है। तो इसकी वजह से ये जो अच्छा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आग को बुझाने के लिए। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन। टाइप्स ऑफ कंबशन में तीन प्रकार के कंबशन है, एक रैपिड कंबशन है, दूसरा स्पॉन्टेनियस कंबशन है, और दोस्तों तीसरा है एक्सप्लोजन। ये तीनों की कंबशन आपको मालूम होना ज़रूरी है। रैपिड कंबशन है वो जो वहाँ पे डेफिनेशन में ही
जो रैपिड वर्ड है उसका इस्तेमाल करना है। रैपिड कम्बशन में कोई भी कम्बशन रैपिडली होता है, जैसे रैपिड कम्बशन नाम है तो वो कम्बशन भी रैपिडली होगा, और जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है उसमें, इसका मतलब है रैपिड कम्बशन मतलब ऐसा कम्बशन जो रैपिडली होता है और वहाँ पे हीट और गैस प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल हमारे किचन में जो एलपीजी गैस है, गैस स्टोव है, वहाँ पे हम उसको लाइटर से आग लगाएंगे तो तुरंत वो आग पकड़ लेता है और कंटिन्यूसली जलती रहती, मतलब रैपिडली वहाँ पे कम्बशन होता है। अगर हम वैसे ही उसको रहेंगे तो पूरी सिलेंडर खाली होने तक वो जलेगा। इसका मतलब रैपिड कम्बशन है, साथ में वहाँ पे हीट और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है, तो ऐसे कम्बशन को हम बोलेंगे रैपिड कम्बशन। दूसरा कम्बशन है स्पॉन्टेनियस कम्बशन, और स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप से या फिर नेचुरल तरीके से। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वहाँ पे वही वर्ड आपको यूज करना है कि कोई भी ऐसा कम्बशन है या कोई भी ऐसा जलना है कंबस्टेबल मटेरियल का, वहाँ पे अपरेंट कॉज जल्दी से पता नहीं चलता, नोन नहीं रहता, क्योंकि वो जो कम्बशन है वो नेचुरल तरीके से हुआ है या फिर अपने आप से हुआ है। और वहाँ पे जो कम्बशन है वो दैट विल ब्रस्ट इनटू द फ्लेम, वहाँ पे अपने आप ही फ्लेम लग जाएंगी, जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे कम्बशन को हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस कम्बशन। इसका मतलब अपने आप से या फिर जो अपरेंट कॉज है वो पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट में अगर कोई फायर लगती है लाइटनिंग की वजह से, अभी लाइटनिंग की वजह से वो जो फायर लगी वो नेचुरल है, मतलब अपने आप से हुई है, और जो फायर लगती है तो वहाँ पे फ्लेम भी निकलती है, तो ऐसे कम्बशन को हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस कम्बशन। तीसरा कम्बशन है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन वर्ड है, उससे आपको पता चल गया होगा कि वहाँ पे लार्ज अमाउंट पे गैस निकलेंगी। जैसे हम दिवाली में फायर क्रैकर्स करते हैं तो आपने देखे हो कि ब्लैक कलर का कितना बड़ा गैस का बबल बाहर निकलता है। तो एक्सप्लोजन में लार्ज अमाउंट में गैस बाहर निकलेंगी, साथ में वहाँ पे हीट, लाइट और साउंड का भी इवोल्यूशन होगा, मतलब हीट भी निकलेंगी, लाइट भी निकली और साउंड भी हमको सुनाई देगा। जो फ्लेम है वो एक गैस की धारा है जो कि जल रही है, और जलने की वजह से उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। वो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो हॉट है और ब्राइट है। तो ऐसे ही जलने वाली गैस जो हॉट और ब्राइट है, जो कि कंबस्टेबल मटेरियल से आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे फ्लेम। फॉर एग्जांपल कैंडल जब जलती है तो हमें फ्लेम दिखाई देती है, मैग्नीशियम मेटल जब जलता है तभी हमको फ्लेम दिखाई देती है, केरोसिन स्टोव हो गया, फिर एलपीजी गैस होगी, जब जलती है तो हमको फ्लेम जो वहाँ से निकलती है जो हमें दिखती है, क्योंकि वो गैस है। गैस होने की वजह से वो हॉट गैस है, हॉट गैस होने की वजह से वो ब्राइट भी है, तो उसकी वजह से उसको हम बोलते हैं स्टीम। मैग्नीशियम में वो मेटल है, सॉलिड में रहता है, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से वो जल्दी ही वेपराइज हो जाता है, तो उसकी वजह से वो गैसियस फॉर्म में आके हमको उसकी स्ट्रीम दिखाई देती है जो हॉट और ब्राइट है। तो ऐसी कोई चीज़ को हम बोलेंगे फ्लेम। अभी हमें फ्लेम क्यों दिखाई देती है? फ्लेम हम वो मटेरियल की देखते हैं जो मटेरियल हीट की वजह से वेपराइज हो जाता है। वेपराइज होना बोले तो गैस फॉर्म में आ जाता है, और गैस फॉर्म में आने की वजह से वो बहुत ही फास्ट जलना चालू हो जाता है, उसकी एक स्ट्रीम बन जाती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक स्ट्रीम बन जाती है, एक धारा बन जाती है गैस की, वो जलना स्टार्ट कर देती है, और फास्ट जलने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसकी वजह से वो हॉट और ब्राइट दिखते हैं, तो वो वजह से हमको फ्लेम दिखाई देती है। तो दोस्तों जो भी मटेरियल वेपराइज हो जाएगा वही मटेरियल पे हमको फ्लेम दिखाई देंगी। चारकोल में हमको फ्लेम नहीं दिखाई देती, क्योंकि चारकोल वेपराइज नहीं होता कंबशन होते समय, उसलिए वहाँ पे कोई गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती, तो जो गैसेस अगर प्रोड्यूस नहीं होंगी तो वहाँ पे हमें फ्लेम दिखाई नहीं देंगी। 3 जोन है कैंडल के, एक तो आउटर मोस्ट जोन है, दूसरा मिडल जोन है और तीसरा इनर मोस्ट जोन है। जो आउटर मोस्ट जोन है वो ब्लू कलर का दिखेगा, मिडल जोन है वो येलो कलर का दिखेगा, और जो इनर मोस्ट जोन है वो ब्लैक कलर का दिखेगा। अभी अलग अलग कलर क्यों है? क्योंकि जो इनर मोस्ट जोन है वहाँ पे अनबर्न
वैक्स वेपर है वो अभी तक जले नहीं है, वो हॉट है बस, तो उसकी वजह से वो ब्लैक दिखेगा। जो मिडल जोन है वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है, मतलब 100% जो गैसेस यहाँ से निकल रही है 100% यहाँ पे जले नहीं है, तो उसका वजह से उसका टेम्परेचर कम है। उसका टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पे जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो लो टेम्परेचर के हैं, वो जो येलो रेंज में है, उसके वजह से वो येलो पार्ट हमको देखेगा। और जो आउटर मोस्ट जोन है वो ब्लू कलर का है, क्योंकि वहाँ पे जो हो रहा 100% कम्बशन हो रहा, 100% कम्बशन होने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर हाई है, और हाई टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ के जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो ब्लू जोन में है, वहाँ का कलर ब्लू है, क्योंकि जो ब्लू रेडिएशन रहते हैं वो हाई एनर्जी के रेडिएशन रहते हैं। तो यहाँ से जो रेडिएशन निकलेंगे वो लो एनर्जी के रहेंगे, तो वहाँ पे येलो रेडिएशन होंगे। यहाँ पे जस्ट हॉट है और लो टेम्परेचर है, तो उसकी वजह से वो कलर हमें ब्लैक दिखाई देगा, ये रहेगा येलो और ये रहेगा ब्लू। 3 जोन है, आउटर जोन है, मिडल जोन है और इनर मोस्ट जोन है कैंडल फ्लेम के। दोस्तों ये तीनों में क्या डिफरेंस है अभी हम देखते हैं। आउटर मोस्ट जोन में जो कंबशन है वो कंप्लीट कंबशन है, इसका मतलब जो गैसेस वहाँ से निकल रही है, वेपराइज हो रही है कैंडल से, 100% यहाँ पे बर्न हो रही है। मिडल जोन में पार्शियल कंबशन है, मतलब वेपराइज गैसेज 60 या 70% जल रही है, 100% यहाँ पे नहीं जल रही, इसलिए ये जोन को हम बोलेंगे पार्शियल कंबशन जोन। इनर मोस्ट जोन में सिर्फ वेपर्स वहाँ पे निकल रही है, वहाँ पे बर्निंग नहीं हो रही। नेक्स्ट है कलर। आउटर जोन का जो कलर होता है वो मोस्टली ब्लू होता है, मिडल जोन का कलर येलो होता है, और जो इनर मोस्ट जोन है उसका कलर हम ब्लैक होता है। हॉटनेस देखेंगे, हॉटनेस अगर कंपेयर करेंगे तो आउटर मोस्ट जोन का जो हॉटनेस है वो हॉटेस्ट है तीनों जोन में, मिडल जोन का मॉडरेटली हॉट है, और इनर मोस्ट जोन है उसका लीस्ट हॉट है। अगर हम ल्यूमिनस यानी चमकीलापन अगर कंपेयर करेंगे तो मिडल जोन ज़्यादा चमकीला है, और जो आउटर जोन है वो नॉन ल्यूमिनस उसको बोलते हैं, और इनर मोस्ट जोन डार्क जोन है। अभी ल्यूमिनस जोन क्या है, जो मिडल जोन में जो उसका कलर येलो है, और येलो कलर के जो रेडिएशन है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ब्लू लाइट से कम रहती है, और उसकी वजह से जो येलो जोन की रेडिएशन है उसकी सेंसिटिविटी अपनी आँखों के लिए ज़्यादा है। जब भी आप कैंडल की तरफ देखोगे तो मिडल जोन में आपकी पहले नज़र जाएंगी, क्योंकि वहाँ से जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो येलो कलर के हैं, और येलो कलर की जो सेंसिटिविटी अपने आँखों के लिए ज़्यादा है, इसके लिए वजह से वो पार्ट हमको ज़्यादा चमकीला नज़र आएगा। ये जो पार्ट है आउटर मोस्ट जोन, वहाँ से ब्लू कलर के रेडिएशन निकल रहे हैं, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी अपने आँखों के लिए कम है, इसलिए वो हमको ज़्यादा चमकीला नज़र नहीं आएगा, क्योंकि दोनों पार्ट से भी रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये पार्ट से जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो येलो कलर के हैं, जिसका ग्लोइंग ज़्यादा है अपने आँखों के लिए, क्योंकि वो सेंसिटिविटी ज़्यादा होने की वजह से हम इसको ल्यूमिनस जोन बोलेंगे, इसको नॉन ल्यूमिनस जोन बोलेंगे, क्योंकि वो जल्दी नज़र नहीं आता। आइडियल फ्यूल क्या है या फिर गुड फ्यूल क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो जो आइडियल फ्यूल है या फिर गुड फ्यूल है, आपको दोस्तों याद रखना है कि गुड फ्यूल और आइडियल फ्यूल दोनों एक ही है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है रेडीली अवेलेबल होने चाहिए, मतलब अपने सराउंडिंग में ही वो अवेलेबल होने चाहिए। दूसरा चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, और जो उसका बर्निंग का रेट है वो मॉडरेट होना चाहिए, एकदम हाई भी नहीं और एकदम लो भी नहीं, ताकि हम उसको एज ए फ्यूल करके यूज़ कर सकें। उससे निकलने वाली जो एनर्जी है वो लार्ज अमाउंट में होनी चाहिए, ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सकें। दूसरा है वहाँ पे कुछ भी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस आफ्टर बर्निंग या ड्यूरिंग बर्निंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अनडिजायरेबल है, जिसका हमको ज़रूरी नहीं है। तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर उसका प्रॉपर होना चाहिए, एकदम लो भी नहीं और एकदम हाई भी नहीं। अगर लो होगा तो हाईली फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल हो जाएंगे वो, और हाई होगा तो उसको जलने में बहुत टाइम लगेगा। रेट ऑफ कंबशन उसका मॉडरेट होना चाहिए। वो जो फ्यूल है उसने पोल्यूशन को रिस्पॉन्सिबल ऐसे कुछ भी पोल्यूटेंट इमिट नहीं करने चाहिए। तो लास्ट में है वो ट्रांसपोर्टेबल होने चाहिए, मतलब इजीली ट्रांसपोर्टेबल होने चाहिए, ताकि हम एक जगह से दूसरे जगह पे उसको आराम से लेके जा सके। अब ये थ्योरेटिकल है, कोई भी ऐसा फ्यूल है वो गुड फ्यूल या फिर आइडियल फ्यूल नहीं है, क्योंकि
पूरे कैरेक्टरिस्टिक एक फ्यूल में नहीं आते। कोई एक फ्यूल अगर सस्ता होगा तो इजीली ट्रांसपोर्टेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल वुड है, वो सस्ते हैं लेकिन इजीली ट्रांसपोर्टेबल नहीं है, उसको स्टोरेज करने के लिए ज़्यादा जगह लगती है। तो उसकी वजह से कोई एक फ्यूल पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक उसमें नहीं आ सकते। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। कोई एक सिंगल फ्यूल अपने पास अवेलेबल नहीं है। फ्यूल के कौन कौन से टाइप है? लास्ट टाइम हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि वहाँ पे 3 प्रकार के फ्लूइड है अपने सिलेबस में। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो 3 प्रकार के जो फ्यूल है वो है सॉलिड फ्यूल, दूसरा है लिक्विड फ्यूल और तीसरा है गैसियस फ्यूल। सिर्फ एग्जाम्पल है अपने सिलेबस में। सॉलिड फ्यूल में अगर एग्जाम्पल देखेंगे हम तो कोल, चारकोल, काऊ डंग केक और वुड। लिक्विड फ्यूल के एग्जाम्पल हम देखेंगे तो केरोसिन, पेट्रोल, डीजल और कुकिंग ऑयल। गैसियस फ्यूल में हम आते हैं जनरली किचन में एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस है, बायोगैस है और हाइड्रोजन है। फ्यूल इफिशिएंसी क्या है? कोई भी फ्यूल जब जलता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस करता है, और वो जो हीट प्रोड्यूस करता है वो पर्टिकुलर अमाउंट से या फिर पर्टिकुलर अमाउंट जलने से निकलती है। तो फ्यूल इफिशिएंसी में हम क्या करेंगे कि कितनी अमाउंट की हीट निकलती है 1 kg फ्यूल बर्न करने से। जितने भी हमारे पास फ्यूल है सब 1 kg हम लेंगे, सबको बंद करेंगे और जितने भी 1 kg से हीट निकलेगी हम सबको मेजर करेंगे। तो जिसकी सबसे ज़्यादा हीट होंगी वो हाईली इफिशिएंट फ्यूल होगा। अभी हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए। यहाँ पे देखो एग्जांपल में CNG, LPG है, बायोगैस है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का जो फ्यूल इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 1 kg हाइड्रोजन अगर हम बर्न करेंगे या फिर उसका कंबशन करेंगे तो 1,50,000 किलो कैलोरीज इतनी एनर्जी हमें मिलती है। मतलब 3 गुना एनर्जी हमको हाइड्रोजन से मिलती है अगर कंपेयर करेंगे तो CNG से। इसका मतलब उसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा है। फ्यूल एफिशिएंसी इट इज़ अ मेजर, ये एक मेजर है कि कितनी अमाउंट में हीट बाहर निकलती है 1 kg फ्यूल को हम अगर उसका कंबशन करेंगे तो। और उसका यूनिट है कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसका जो डेफिनेशन ये है, द एक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस। 1 kg फ्यूल को अगर हम बर्न करेंगे, कंप्लीटली बर्न करेंगे, पार्शियल नहीं कंप्लीट बंद करेंगे, याद रखना है, तो कितनी एनर्जी किलो जूल में बाहर निकलती है उसको हम बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। और उसका जो यूनिट है वो है किलो जूल पर केजी। दोस्तों ये यूनिट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किलो जूल पर केजी उसको हम बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। अभी जो फ्यूल है उसको हम बर्न करेंगे तो जाहिर है वहाँ से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे। तो जो प्रोडक्ट है उसका जो इफेक्ट वो इन्वायरमेंट में होगा और हेल्थ पे होगा। तो हम देखते हैं इस स्लाइड में कि कितने पोल्यूटेंट मटेरियल फ्यूल से जलाने की वजह से निकलते हैं। दोस्तों ये आपको याद करना है। सबसे पहले है, अगर हम फ्यूल को बर्न करेंगे फॉर एग्जांपल वुड, कोल और पेट्रोलियम को, तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हमको मिलेंगे, क्योंकि 100% कंबशन होगा नहीं, पार्शियल कंबशन होगा। तो उसकी वजह से कुछ कार्बन पार्टिकल अनबर्न रह जाते हैं और वो पार्टिकल की साइज बहुत ही कम रहती है। तो ऐसे पार्टिकल हम इजीली इनहेल कर सकते हैं। इनहेल करने की वजह से वो अपने लंग्स में जाएंगे तो रेस्पिरेटरी डिसीज हमें हो सकती है। तो रेस्पिरेटरी डिसीज में जस्ट लाइक अस्थमा है वो हमको हो सकता है अनबर्न कार्बन पार्टिकल की वजह से। दूसरा जो पोल्यूटेंट है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो हाईली पॉइजनस गैस है। ये जो गैस है हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन कैरी करता है हमारा हीमोग्लोबिन, तो उसकी जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है। उसकी वजह से जो CO है अगर हम इनहेल करते हैं उसको, तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को रिप्लेस करके अपना हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी करेगा और बाकी जो सेल्स है उसके तरफ वो पहुँचाएंगा। तो उसकी वजह से सफोकेशन की वजह से भी हमारी स्लो डेथ होंगी। इसलिए अगर हम सोते हैं तो साइड में कोई भी जलने वाली चीज़ या कोई भी धुआं करने वाली चीज़ हमको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, वो हमारे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा और हम सफोकेशन से, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हमारी डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स और कार्बन
मोनोऑक्साइड। थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोई भी अगर फ्यूल को आप जलाते हैं मोस्टली जो इसमें कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इन्वायरमेंट में जाएंगी और वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को एक उसका रीज़न है। ग्लोबल वार्मिंग एक रीज़न है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिटेल में देखेंगे। फोर्थ है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। क्योंकि बहुत सारे फ्यूल में सिर्फ कार्बन ही नहीं रहता, तो कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन रहता है, कुछ अमाउंट में सल्फर रहता है। ये सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड, नो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये चीज़ें हमको मिलेंगी। ये चीज़ें इन्वायरमेंट में जाके एसिड रेन को रिस्पॉन्सिबल करती है, मतलब एसिड रेन उससे हो सकती है। ये भी डिटेल में हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाना, मतलब गर्म हो जाना। एवरेज टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वो चीज़ें गर्म हो जाएंगी, एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो चीज़ को हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैसेस है उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। उसमें से एक गैस है CO2, जो कार्बन बेस्ड फ्यूल है उसको जलाएंगे तो वहाँ से CO2 बाहर निकलेगा। दूसरी गैस है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर। ये जो गैसेस है वो ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो गैसेस है वो क्या करती है, जो रेडिएशन यहाँ से रिफ्लेक्ट होना चाहिए अर्थ से वो रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, उसको एब्जॉर्ब करके रखती है। जैसे CO2 है या फिर वाटर वेपर्स है, तो वो टेम्परेचर को या फिर हॉटनेस को एब्जॉर्ब करके रखती है। एब्जॉर्ब करके रखने की वजह से जो अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर से बढ़ जाता है, क्योंकि वो लाइट अभी स्पेस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो उसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा। इफेक्ट क्या है, अगर ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या है। अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर बढ़ता है, तो उसकी वजह से जो पोलर एरियाज है वहाँ पे जो बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ है, पोलर ग्लेशियर हम उसको बोलते हैं, वो पिघलना चालू हो जाएंगे। और पिघलने की वजह से उसका जो पानी है वो सी लेवल बढ़ाएगा, मतलब सी की जो लेवल है वो बढ़ जाएंगी। और जो कोस्टल एरिया है जो या फिर लो लाइंग एरिया, उसमें वो पानी चला जाएगा। उसकी वजह से वो जो कोस्टल एरियाज है वो वाटर में सबमर्ज्ड हो सकता है। दूसरा उसका इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज। अगर एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा तो जाहिर है क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज होगा तो उस पर क्रॉप प्रोडक्शन पे उसका असर हो सकता है। तीसरा उसका इफेक्ट है स्प्रेड ऑफ डिसीज। गर्मी की वजह से जो ऐसे बैक्टीरिया है या फिर वायरस है उसमें पनप सकते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया वायरस के डिसीज हमको हो सकते हैं। अभी एसिड रेन क्या है, जो भी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन वो जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो पानी के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं, और डिजॉल्व नहीं होते तो एटलीस्ट उसके साथ रिएक्ट हो जाते हैं। तो रिएक्ट होने की वजह से जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड है, अगर पानी में डिजॉल्व होगा और रिएक्ट होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगर वो पानी के साथ डिजॉल्व हो रहा, रिएक्ट हो रहा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमको यहाँ पे मिलेगा नाइट्रिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसके वजह से जो रेन की pH है वो ड्रॉप हो जाती है, मतलब वाटर थोड़ा एसिडिक बन जाता है। तो ऐसे जो रेन है जिसका pH डाउन हो गया, जनरली वाटर का pH 7 रहता है, लेकिन एसिड की वजह से उसका pH डाउन हो जाएगा, तो वो जो रेन वाटर है उसको हम बोलेंगे एसिड रेन। उसका इफेक्ट क्या है, अगर ये एसिड रेन क्रॉप पे अगर गिरती है तो क्रॉप डैमेज होंगे, बिल्डिंग्स है बिल्डिंग डैमेज हो जाएंगी। सॉइल में जाता है तो सॉइल एसिडिक हो सकती है, उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है क्रॉप का वो भी अफेक्ट हो सकता है। अभी CNG हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूल एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल में। जनरली हम पहले डीजल और पेट्रोल यूज़ करते थे, लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स वो CNG से चलते हैं। तो CNG से चलने के क्या फ़ायदे हैं हम इस स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले CNG प्रोड्यूसेस हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। CNG जलने की वजह से जो पोल्यूटेंट्स हैं
वो बहुत ही स्मॉल मात्रा में निकलती है या फिर इमिट्स होते हैं, उसकी वजह से इन्वायरमेंट में उसका कम खतरा है। पेट्रोल डीजल अगर जलेंगे तो लार्ज अमाउंट में हमने देखे कि 4 प्रकार के पोल्यूटेंट बाहर निकलते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं पेट्रोल डीजल की वजह से, लेकिन सीएनजी वही पोल्यूटेंट कम मात्रा में निकालते हैं। दूसरा हम देखा है सीएनजी क्लीनर फ्यूल, क्योंकि वो कम मात्रा में पोल्यूटेंट बाहर निकालता है। डीजल पेट्रोल अगर जलेगा तो कार्बन पार्टिकल्स, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। सीएनजी इज इजी टू ट्रांसपोर्ट। सीएनजी को मतलब गैस को कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम हम कम कर सकते हैं, उसकी वजह से उसको आसानी से एक सिलेंडर में भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हाई प्रेशर से उसका जो वॉल्यूम है कम करके कम स्टोरेज लगेगा तो वो आसानी से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सीएनजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, मतलब 1 किलो सीएनजी बंद करेंगे और 1 किलो कार्बन और डीजल या पेट्रोल बंद करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में हीट सीएनजी हमको देंगे, तो कैलोरी वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से उसकी इफिशियंसी ज़्यादा है। अभी एक्सरसाइज देखेंगे, अभी चैप्टर तो हमने ख़त्म कर दिया, अभी आपने कितना उसको समझा उसकी एक टेस्ट लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज करके दे रहे हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबशन कैन टेक्स प्लेस। कंबशन को कैरी करने के लिए कौन सी 3 चीज़ें ज़रूरी है, यहाँ पे आपको बताना है। अगर आपको इसके आंसर आते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं ये स्लाइड, जाते अगर नहीं आते हैं तो यहाँ पे मैंने लिया है। एक तो कम्बस्टिबल मटेरियल होना ज़रूरी है, दूसरा ऑक्सीजन और एयर होनी ज़रूरी है, और तीसरा हीट होना ज़रूरी है, ताकि हम टेम्परेचर बढ़ा के उसको मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर तक लेके जा सके और उसकी बर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो तीनों चीज़ें ज़रूरी है कम्बशन के लिए। एक तो उसका खुद का होना, मतलब फ्यूल का होना, एयर या ऑक्सीजन या और हीट। दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, जो कि बुक में दिए है। द बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेस पोल्यूशन। लिक्विड फ्यूल यूज इन होम इज एलपीजी। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इग्निशन टेम्परेचर। फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल बाय वाटर, ये भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल हैज रिड्यूस पोल्यूशन इन आवर सिटीज। सीएनजी की वजह से जो सिटी का पोल्यूशन है कैसा कम हो गया। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं आता है तो मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले आपको बताना है कि ये क्लीनर फ्यूल है। क्लीनर फ्यूल क्यों है, क्योंकि उसको जलने की वजह से बहुत ही कम अमाउंट में पोल्यूटेंट बाहर निकलते हैं। और दूसरा है फ्यूल एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है सीएनजी की, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में हीट बाहर निकलती है। अनबर्न पार्टिकल ये प्रोड्यूस नहीं करता। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन है, बहुत ही कम मात्रा में वो प्रोड्यूस करते हैं। उसके वजह से सीएनजी है वो सिटी को कम पोल्यूट। एलपीजी और वुड में क्या फ़र्क है एज ए फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू अगर हम देखेंगे एलपीजी की ज़्यादा है, 55,000 किलो जूल पर केजी है। वुड की 17,000 to 20,000 किलो जूल पर केजी। 1 किलो आप अगर एलपीजी बर्न करते हो तो 55,000 किलो जूल पर केजी हमको एनर्जी मिलेंगी, और वही वुड से हमको कम एनर्जी मिलेंगी। इग्निशन टेम्परेचर की बात करते हैं तो इग्निशन टेम्परेचर एलपीजी का कम है, बहुत ही मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर में वो बर्न होना चालू हो जाती है, और वुड कुछ ज़्यादा टेम्परेचर हमको देना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन, एलपीजी इजीली ट्रांसपोर्टेबल, वुड्स हार्ड टू ट्रांसपोर्ट। इजीली ट्रांसपोर्टेबल क्यों है, क्योंकि ये लिक्विफाइड गैस है, मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम गैस का हमने प्रेशराइज करके कम वॉल्यूम में उसको एज ए लिक्विड करके स्टोर किया है, तो ये इजीली ट्रांसपोर्टेबल है। पोल्यूशन में अगर एलपीजी की बात करें तो लेस पोल्यूटिंग है। वुड हाईली पोल्यूटिंग है, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2, CO और अनबर्न कार्बन पार्टिकल यहाँ से निकलेंगे। स्टोरेज में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया इज रिक्वायर्ड, बहुत ही कम एरिया यहाँ पे हमको लगता है एलपीजी को स्टोर करने के लिए। लेकिन वुड को अगर स्टोरेज करना है वुड का, तो हमको लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम मतलब स्पेस हमको लगेगा।
water is used to control fires, normal fire but not electrical fire. इलेक्ट्रिकल फायर जो है वाटर से हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके दो रीज़न है। वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स रहते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, तो उसके वजह से जो फायर फाइटर है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। दूसरा है वाटर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनको डैमेज कर सकता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिकल फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एलपीजी बेटर फ्यूल कैसा है? वुड से हम कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे उसकी कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा है, वो लेस पोल्यूटिंग है, कम जगह लगती है एलपीजी को स्टोर करने के लिए, और एलपीजी नॉट प्रोड्यूस स्मोक नहीं निकलती, वो लंग्स को हार्म भी नहीं करता। तो ये 4 कारणों की वजह से एलपीजी जो है बेटर फ्यूल है वुड से। आपको बताना है दोस्तों, याद रखना है ये। पेपर इटसेल्फ कैच फायर इजीली, कोई भी पेपर फायर को इजीली कैच करता है, लेकिन अगर वही पेपर एल्यूमिनियम पाइप के ऊपर अगर रैप करके है तो वो इजीली फायर को कैच नहीं करता। कोई भी पेपर तो फायर को इजीली कैच करें, क्योंकि जब सिंगल पेपर है उसको हम हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब भी उसका इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा तो उसमें आग लग जाएंगे, वो बर्न होना चालू हो जाएगा। क्योंकि जो सिंपल पेपर अगर है तो वहाँ पे हीट कंडक्ट करने के लिए कोई है नहीं, तो जितने भी हीट सप्लाई कर रही है वो पूरी पेपर पे जा रही है और पेपर का टेम्परेचर बढ़ रहा, उसके वजह से उसमें आग लग जाएंगी। लेकिन अगर वही पेपर हम एल्यूमिनियम पाइप के ऊपर रैप करते हैं और उसको अगर हीट देते हैं तो इजीली फायर को कैच नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है कि जो भी हम हीट दे रहे हैं पेपर को, वहाँ पे अभी पेपर की हीट है वो एल्यूमिनियम फाइल में कंडक्शन के थ्रू जा रही, और हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे वो एल्यूमिनियम में जा रही है वो हीट पूरी डिसिपेट हो रही, पूरी एल्यूमिनियम पाइप के पास, पूरे एल्यूमिनियम पाइप में वो हीट डिसिपेट हो रही, तो वहाँ का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि जो हीट है वो अभी इधर उधर ट्रांसफर हो रही है एल्यूमिनियम फाइल से, और पेपर का भी टेम्परेचर रेज नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ की हीट एल्यूमिनियम को जा रही है और एल्यूमिनियम की हीट पूरे एल्यूमिनियम पाइप में कंडक्ट हो रही है। तो जो भी हम टेम्परेचर दे रहे हैं, अभी हीट सप्लाई कर रहे हैं, उसके वजह से वहाँ पे टेम्परेचर गेन नहीं हो रहा, हीट नहीं बढ़ रही, इसलिए वहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं हो रहा, और वहाँ पे जल्दी वो जो पेपर है वो फायर को कैच नहीं करेगा। तो ये इसका रीज़न है दोस्तों, उसको याद करना है आपको। कैंडल फ्लेम है, उसको अगर लेबल करना है तो दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आउटर जोन है वो ब्लू कलर से आपको शो करना पड़ेगा, और मिडल जोन है वो येलो कलर से शो करना पड़ेगा, और जो इनर मोस्ट जोन है वो आपको ब्लैक कलर से शो करना पड़ेगा, ठीक है। और जो मिडल जोन है उसका येलो कलर इसलिए है क्योंकि वहाँ पे अनबर्न कंबशन जो है वो 100% नहीं है। आउटर मोस्ट जोन में कंप्लीट कंबशन है, और जो इनर मोस्ट जोन है वो डार्क जोन है। यहाँ पे मैंने कुछ ऑरेंज कलर में भी दिखाया है, क्योंकि वो 100% येलो नहीं रहता, उसके बाद में जो जिस प्रकार के रेडिएशन वहाँ से निकलते हैं मोस्टली उस प्रकार के उसका कलर बनता है। मोस्टली येलो रेंज में उसके कलर रेडिएशन निकलते हैं, तो मोस्टली जो कलर रहेगा येलो रहेगा। तो यहाँ पे लिस्ट हार्ट दिखाना है, वीक दिखाना है, और कैंडल फ्लेम दिखाना है, ये 3 चीज़ें आपको वहाँ पे दिखानी पड़ेगी। कैलोरिक वैल्यू का यूनिट किस में एक्सप्रेस होगा, तो आपको बताना है दोस्तों, ये किलोजूल पर केजी में रहेगा। CO2 को हम फायर कंट्रोल के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं? लास्ट स्लाइड में भी हमने देखा था कि CO2 किस प्रकार से यूज़ होता है। जो CO2 रहता है वो कंबस्टिबल मटेरियल के ऊपर एक प्रकार का ब्लैंकेट की तरह उसको कवर कर देता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे एयर को रिप्लेस करके कंबस्टिबल मटेरियल के ऊपर एज ए ब्लैंकेट करके वो एक्ट करेगा, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाएगा। दूसरा CO2 है, जो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको डैमेज नहीं करता है, वो गैस होने की वजह से प्रेशराइज्ड है ऑलरेडी, उसकी वजह से वो प्रेशर से बाहर निकलेंगी और जो वहाँ पे एयर है उसको ब्लो करके वहाँ से हटा देंगे। तीसरा है
जो सिलेंडर है उसके अंदर जो लिक्विड है वो CO2 फॉर्म में है, लिक्विड CO2 है। जब वो बाहर निकलता है प्रेशर से तो उसका एकदम से गैस फॉर्म में निकलता है, उसकी वजह से उसका एक्सपांशन हो जाता है, और एक्सपांशन है ये कूलिंग प्रोसेस है, तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। मतलब कूल CO2 अभी हम कम्बस्टिबल मेटल के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो उसका इग्निशन टेम्परेचर डाउन होके फायर एक्सटिंग्विश हो जाएंगे। जो ग्रीन लीव्स है उसको जलाना डिफिकल्ट, लेकिन ड्राई लीव्स है उसको जलाना आसान है, क्योंकि ड्राई लीव्स में मॉइस्चर नहीं रहता, उसकी वजह से जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली जो ड्राई लीव्स है उसका टेम्परेचर बढ़ा रही है, और जैसे उसका इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा वैसे उसमें आग लग जाएंगे। लेकिन जो ग्रीन लीव्स है उसमें मॉइस्चर है, मतलब वाटर है, तो जो भी हम हीट देंगे तो सबसे पहले वो जो हीट है वो वहाँ पे जो वाटर है उसको वेपराइज करने में लगेंगी, तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा क्योंकि हीट यूटिलाइज हो रही। उसके बाद में धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ग्रीन लीव्स का, तो जब भी इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा उसका तो उसमें आग लग जाएगी, क्योंकि ग्रीन लीव्स में पानी रहता है और ड्राई लीव्स में पानी नहीं रहता, तो हीट 100% ड्राई लीव्स में यूटिलाइज होती है। जो गोल्ड स्मिथ है वो जो आउटर मोस्ट जोन है, जोन की फ्लेम है, उसको ब्लो करता है गोल्ड और सिल्वर को मेंटेन करने के लिए। हमने देखा है कि आउटर मोस्ट जोन है वो ब्लू कलर का है, और दिस इज नॉन ल्यूमिनस जोन, वहाँ से जो रेडिएशन निकल रहा है वो ब्लू कलर के है, और एनर्जेटिक रेडिएशन है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा है। जो आउटर मोस्ट जोन है वो हॉटेस्ट जोन है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, तो इजीली उसको गोल्ड और सिल्वर को वो मेल्ट कर देगा। एग्जाम्पल है यहाँ पे 4.5 kg फ्यूल को हम बर्न करेंगे कम्प्लीटली, तो 1,80,000 किलो जूल इतनी हमको एनर्जी मिलती है। तो हमको कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है, तो वो अगर निकालना है हमको तो कैलोरीफिक वैल्यू की आपको डेफिनेशन पता होने को ना। कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, अगर 1 kg फ्यूल हम कम्प्लीटली बर्न करते हैं तो कितनी अमाउंट में एनर्जी, हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, उसको हम बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हमने जो फ्यूल बर्न किया है वो 4.5 kg है, ये कैलोरीफिक वैल्यू हमको निकालना है तो हमको 1 kg फ्यूल चाहिए। तो यहाँ पे इक्वेशन मैंने दिया है 4.5 kg अगर बर्न होता है फ्यूल तो 1,80,000 किलो जूल निकलती है इक्विवेलेंट। अगर 1 kg बर्न करेंगे तो कितने, यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1 इंटू 1,80,000 डिवाइड बाई 4.5, तो वो हमको मिलेंगी 40,000 किलो जूल पर kg, जो कि कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट। आज हमें देखना है कि जो रस्टिंग है वो कंबशन है या नहीं, रस्टिंग इज अ कंबशन प्रोसेस और नॉट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रस्टिंग की डेफिनेशन क्या है। रस्टिंग ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें आयन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट होकर रस्ट बनता है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होती है। दूसरा, रस्टिंग ये बहुत ही स्लो रिएक्शन है, और जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हमें फील नहीं होती। दूसरी डेफिनेशन है कंबशन की, जिसको हमें कंपेयर करना है रस्टिंग के साथ। कंबशन की डेफिनेशन ये है कि कोई भी सब्सटेंस, कंबस्टेबल सब्सटेंस रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ और उसमें लार्ज मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जो हीट प्रोड्यूस होती है उसमें वो होती लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है। अभी रस्टिंग और कंबशन की सिमिलरिटी ये है कि दोनों भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और दोनों में भी हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन कंबशन में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, और जो रस्टिंग में हीट प्रोड्यूस होती है वो कम मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। दूसरा देखेंगे कि कंबशन के हमें 3 प्रकार मालूम है। सबसे पहले है रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोजन। रैपिड कंबशन में कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल वो रैपिडली बर्न होता है, और रैपिडली बर्न होने की वजह से वहाँ पे हीट और लाइट दोनों भी प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल एलपीजी गैस है जो अपन घर में यूज़ करते हैं, जैसे उसको लाइटर से अपन इग्नाइट करते हैं वो रैपिडली जलना चालू कर देती है, और उसमें हीट और लाइट दोनों भी प्रोड्यूस होते हैं।
लेकिन रस्टिंग में अगर रस्टिंग को अगर हम रैपिड कंबशन कहते भी हैं, तो भी रस्टिंग में ना ही लाइट प्रोड्यूस होता है, ना ही उसमें लार्ज क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस होती है, और ना ही रस्टिंग में आयन जो है रैपिडली जलता है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो रस्टिंग प्रोसेस है वो रैपिड कंबशन नहीं है। एटलीस्ट इतना तो अभी पता किया अपन। सेकंड हम है वो है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन की डेफिनेशन है, वो जो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है उसमें कंबस्टिबल मटेरियल ब्रस्ट इनटू द फ्लेम, मतलब उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होती है और कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल अपने आप से जलता है, उसमें कोई ह्यूमन कॉज इन्वॉल्व नहीं होता। और उसका जो अपेरेंट कॉज भी है वो भी हमको पता नहीं चलता नेचुरल होने की वजह से। तो स्पॉन्टेनियस में कोई भी मटेरियल अपने आप से जलता है और अपेरेंट कॉज हमें पता नहीं होता। जैसे कि अगर फॉरेस्ट फायर लाइटनिंग से होती है, लाइटनिंग से, तो नेचुरल है, और फॉरेस्ट फायर जब होता है तो उसमें फ्लेम भी निकलती है। अगर हम रस्टिंग को स्पॉन्टेनियस कंबशन से कंपेयर करें, रस्टिंग तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ही, लेकिन रस्टिंग में जो आयन है वो फ्लेम डेवलप नहीं करता, नॉट ब्रस्ट इनटू द फ्लेम। तो हम इससे ये पता कर सकते हैं जो रस्टिंग है वो स्पॉन्टेनियस कंबशन में नहीं है। तीसरा जो टाइप है वो कंबशन का वो है एक्सप्लोजन कंबशन। और एक्सप्लोजन जब होता है तो उसमें लार्ज अमाउंट में हीट लिबरेट होती है। सेकेंडली उसमें हीट, लाइट और साउंड तीनों भी लार्ज अमाउंट में तैयार होते हैं और गैस भी बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में लिबरेट होती है। लेकिन रस्टिंग में ऐसा नहीं होता। रस्टिंग में ना ही हीट इवॉल्व होती है, ना ही लाइट इवॉल्व होता है, ना ही हमें साउंड सुनाई देता, और ना ही उसमें लार्ज मात्रा में गैस लिबरेट होती है। तो रस्टिंग को हम एक्सप्लोजन कंबशन भी नहीं बोल सकते। जैसे कि क्रैकर जब ब्रस्ट होता है तो उसमें हम हीट भी देखते हैं, लाइट भी देखते हैं और साउंड भी हमें सुनाई देता है, लेकिन रस्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि जो रस्टिंग है वो ना ही एक्सप्लोजन कंबशन है। अभी हमने तीनों भी प्रकार देखे, रस्टिंग कंबशन के, रैपिड देखा, स्पॉन्टेनियस कंबशन देखा और एक्सप्लोजन देखा। और ये तीनों भी टाइप में रस्टिंग किधर भी फिट नहीं बैठता। और रस्टिंग का या कंबशन का ऐसा फोर्थ कोई प्रकार है नहीं कि जिसको अपन स्लो कंबशन बोलते हैं। सिर्फ कंबशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजन। फोर्थ कैटेगरी उसमें कुछ है ही नहीं जिसको हम बोलते हैं स्लो कंबशन। स्लो कंबशन ये कोई कंबशन के टाइप है ही नहीं। तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि जो रस्टिंग है और ना ही कंबशन है और ना ही स्लो कंबशन है। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रस्टिंग इज नॉट अ कंबशन। ये अबिदा और रमेश एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अबिदा जो है, जो बीकर नियर येलो जो पार्ट है वहाँ पे रख रही है, और जो रमेश है वो आउटर मोस्ट पार्ट में रख रहे हैं। तो किसका पानी जल्दी कम टाइम में हॉट हो जाएगा? तो हम देखेंगे जो आउटर मोस्ट जोन रहता है वो नॉन ल्यूमिनस जोन है, वो हॉटेस्ट जोन है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से रमेश का जो पानी है सबसे पहले गर्म हुआ। लेकिन मिडल जोन है वहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है, वहाँ पे येलो है, वहाँ से भी रेडिएशन निकल रही है, लेकिन येलो कलर के रेडिएशन में एनर्जी कम रहती, तो उसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर लोअर है। तो वहाँ उसका जो पानी है वो ज़्यादा टाइम लगेगा उसको गर्म होने में। 10वीं के लिए क्रैश कोर्स है केमिस्ट्री का, वो 10 दिसंबर टू 10 जनवरी के बीच में रहेगा। 500 रुपये उसकी फ़ीस है। जिसको भी एनरोलमेंट करना है वो ये नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो जो ऑनलाइन मोड पे चलेगा। स्टडी को कम्पिटिटिव स्पिरिट में करो, जब तक कि आप अपना गोल हासिल ना करो तब तक उसको छोड़ो मत। दूसरा, अगर आपके पास कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं वो डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।